हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हमने लास्ट क्लास में इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था और हम आज की क्लास में क्यूएससी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखने वाले हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारे एग्जाम पे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा एमपी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा राजस्थान जेई का एग्ज़ाम हो, सब में हमारा क्या है, जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सब में हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो हम इस पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इसको स्टार्ट करते हैं। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को हमको क्या करना है, इसको क्विक रिवाइज करना है। आपने पहले कभी ना कभी कुछ तो इस पर पढ़ा होगा, है ना, लेकिन क्या होता है एग्जाम जब पास में आता है तो हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो हमको सिर्फ वही करना है कि हमको रिवीजन करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ देखते जाना है और पढ़ते जाना है। और मैं क्वेश्चंस भी यहीं लगवा दूंगा, है ना, क्वेश्चन भी इसी पे करा दूंगा, तो आपको क्यूएससी या एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पे। हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या होता है ये सबको पता है, एस्टिमेशन क्या होता है। तो हमको एस्टिमेट करना मतलब हम बोल देते हैं कि हमको क्या अंदाजा खर्च लगाना, कि हमारा इस किसी भी चीज़ को हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट जाके बिल्डिंग नहीं बना सकते, पहले हम क्या करते हैं उसका एस्टिमेट निकलवाते हैं कि इतना खर्च अप्रॉक्सीमेट लग जाएगा, उसी के हिसाब से फिर हम अपनी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास उतना पैसा होगा, है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इंजीनियर को बताया कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो वो हमको क्या करेगा, वो हमको बताएगा अप्रॉक्सीमेट उसका खर्च बता देगा, एस्टिमेट बना के दे देगा हमको कि इतना खर्च आएगा, है ना। अब हमने जब उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो उसके हिसाब से क्या करेगा, चीज़ों को जो उस पर क्वांटिटी लगनी है ना, या जो लेबर लगने हैं, जो भी कॉस्ट लगनी है, उन सबको हो सकता है कि उन सब चीज़ों को कम करे, क्वांटिटी को कम लगाए, और जो जितना पैसा हमारे पास है उसके हिसाब से वो उसी चीज़ को क्या करे, डिज़ाइन करे, है ना। तो एस्टिमेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि चीज़ों को क्या करना, एक अंदाजा या एंटीसिपेटेड कॉस्ट निकालना, वही क्या कहलाता है, हमारा एस्टिमेशन कहलाता है ना। तो एस्टिमेट को हम देखेंगे। सबसे पहले एस्टिमेट क्या है, तो कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी, है ना। जो भी चीज़ें हम जनरली जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है उसको हम बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे और बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी, तो हमको कौन कौन सी क्वांटिटी यूज़ करनी है, उसका एक्सपेंडिचर है, आप बोल सकते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ लगने वाली है, मटेरियल कितना लगने वाला है ना। तो उन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, उनका कैलकुलेशन करना है एस्टिमेशन पे और उसका खर्चा निकालना है ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेट, है ना। या सिंपल शब्द में हम बोल सकते हैं एस्टिमेशन क्या होता है हमारा, तो एक एंटीसिपेटेड कॉस्ट ही हमारी क्या कहलाती है, हमारी एस्टिमेशन। अभी हमारा जो है प्रोजेक्ट या हमारा जो वर्क है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वर्क स्टार्ट होने से पहले ही हमको क्या मिलता है, एस्टिमेट मिलता है। जबकि यदि मैं बात करता हूं एक्चुअल कॉस्ट की, तो एक्चुअल कॉस्ट में हमारा जो काम हो गया, हमारा जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब वर्क कंप्लीटने के बाद जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे। ये एग्जैक्ट होता है ना। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो जितना भी हमारा खर्चा हुआ, यदि हम उसको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क कंप्लीट होने के बाद जितना टोटल खर्च हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। जबकि एस्टिमेशन में क्या होता है, अभी हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है और जो हम वहां पर जो एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, जो भी खर्चा निकाल रहे हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं, है ना। अब हम बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में यदि इसकी बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट में हमको या किसी बिल्डिंग को बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क होंगे, उन चीज को हम देखेंगे। तो मेन आइटम बिल्डिंग बनाने के लिए जब हमको मेन आइटम तो कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है अर्थ वर्क, है ना। क्योंकि हमको यदि कोई बिल्डिंग बनानी तो सबसे पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा। फाउंडेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अर्थ वर्क करना पड़ेगा। अब अर्थ वर्क भी हमारा दो तरीके से, या तो हमको फिलिंग करनी पड़ेगी या तो हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अर्थ वर्क, और जनरली जो अर्थ वर्क की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब में होती है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, यदि हम इस पे आगे देखें तो अर्थवर्क जब हमारा होगा या एक्सकेवेशन हो चाहे फिलिंग हो, तो जो हम मोड ऑफ पेमेंट लेंगे, है ना, कि इतना काम जो हमारा हो जाएगा तो कुछ रुपए हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट बोल रहे हैं, है ना। कि समथिंग XYZ कुछ भी रुपए हो सकते हैं कि 100 मीटर क्यूब में जब हमारा काम होगा तो हम इतना रुपए पे करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ पेमेंट हो जाएगा, है ना। मोड ऑफ पेमेंट में क्या चीज शामिल होती है, तो यदि मैं बात करता हूं कि हमने बोल दिया कि एक्सकेवेशन पे हमारा एक्सकेवेशन करें या फिलिंग करें, तो जो हम उस पर पैसे जो हम दे रहे हैं तो उस पैसे में हमारा इंक्लूड होता है हमारा, यदि हम 30 मीटर की डिस्टेंस तक 30 मीटर का जो हमारा लीड होता है वो, और 1.5 मीटर का जो हमारा लिफ्ट होता है वो, उस पर शामिल होकर हम ये पैसा देते हैं, है ना। तो इस पर होता क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। इन विच इंक्लूड नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट ऑफ 30 मीटर एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोड ऑफ पेमेंट में जितना भी पैसा हम दे रहे हैं इस पे हमारा इंक्लूडेड होता है नॉमिनल लीड हमारा और जो हमारा लिफ्ट है, ये है ना। नॉमिनल लीड कितना होता है अप्रोक्सीमेट, तो 30 मीटर की डिस्टेंस। अब लीड का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारा जो एक्सकेवेशन का काम होना है वहां से
सॉइल को उठाना और जहां पर जाके उसको डिपॉजिट करना है उसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल लीड बोलते हैं। उसके बाद यदि लिफ्ट, जैसे हमारा कहीं ऐसे हिली एरिया वगैरह में काम हो रहा है तो हमारा जो साइड से यदि हम उसको हाइट में लिफ्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सकेवेशन को, जो भी हमारा एक्सकेवेशन या फिलिंग का जो भी सॉइल है, यदि हम उसको क्या कर रहे हैं, हाइट में डिपॉजिट कर रहे हैं, हाइट में लेकर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट बोलेंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लीड की, एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन एंड सेंटर ऑफ डिपोजिशन, जहां पर हमारा डिपोजिशन होना है और जहां से हम एक्सकेवेट कर रहे हैं उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। लिफ्ट क्या होता है हमारा, एवरेज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ हैज टू बी लिफ्टेड टू प्लेस ऑफ स्प्रेड, जहां पर हमको हमारी जो सॉइल है उसको स्प्रेड करना है ना, अर्थ सरफेस से जितनी हाइट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा लिफ्ट बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी लीड और लिफ्ट क्या होता है ना। लेकिन जब हम कैलकुलेशन पर्पस में बात करें तो कैलकुलेशन पर्पस में जो हमारी लिफ्ट होती है हम उसको क्या कर देते हैं, लीड में ही चेंज कर देते हैं। तो लीड में किस तरीके से चेंज करते हैं ये देख लेते हैं हम, कन्वर्जन लीड इंटू लिफ्ट इंटू लीड, है ना। मतलब हम लिफ्ट को क्या कर देंगे, लीड में चेंज कर देंगे। यदि हमारी लिफ्ट 3.6 मीटर से कम है तो हम उस पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, लीड की इक्वल टू क्या कर देंगे, लिफ्ट इंटू 10। यदि हमारी जो लिफ्ट है वो 3.6 से लेकर हमारी 6 मीटर तक है ना, मीटर में यदि 6 मीटर तक है तो उसके लिए हम इसको चेंज कर देंगे, लीड इक्वल टू हमारा फॉर्मूला निकल कर जाएगा लिफ्ट स्क्वायर इंटू 8। थर्ड हमारा है, यदि हमारी लिफ्ट 6 मीटर से ज्यादा है ना, तो वहां पर हमारा लीड इक्वल टू हो जाएगा लिफ्ट इंटू 20, है ना। अब हम जो ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा, हम किसी ना किसी रोड की सहायता से, जो हमारी जो गाड़ी जाएगी, है ना, जो हमारा व्हीकल होगा वो किसी ना किसी रोड से होकर जाएगा, है ना। तो रोड के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कितना पैसा लगना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जोड़ता है ना। जैसे यदि हम बात करें कि हम एक जगह से दूसरे, जैसे लीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रोड, अलग अलग रोड के लिए हमारी जो लीड है वो अलग अलग होती है, अब वेरी करती है कॉस्ट उसके हिसाब से, रोड के हिसाब से। टाइप्स ऑफ रोड यदि हम देखें और उसके हिसाब से हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। जैसे यदि हम बात करें मेटल रोड, अब मेटल रोड होगी हमारी, मतलब अच्छी रोड होगी तो व्हीकल आसानी से चल पाएगा, तो उसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है ना, कुछ कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। यदि हमारी कार्डजेट रोड है तो उसके लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या हो जाता है, 1.1, मतलब 10% इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट हमारी, तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या लेते हैं, 1.1। नेक्स्ट हमारा सैंड ट्रैक, यदि हमारी और खराब रोड है ना, मेटल रोड बहुत अच्छी रोड, उससे कम खराब रोड हमारी कार्डजेट रोड होती है, और सैंड ट्रैक में आपको पता है कि हमारा ट्रक या जो हमारी व्हीकल है उसको चलाना आसान नहीं है, तो उसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1.4। ये एग्जाम पे आते हैं, है ना। हो सकता है अभी अच्छे समझ में नहीं आया तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ हमारे नोट में पॉइंट है कि सरफेस एक्सकेवेशन क्या होता है। सरफेस एक्सकेवेशन क्या होता है हमारा, यदि हमारी डेप्थ जो है 30 सेंटीमीटर से कम है ना, या 30 सेंटीमीटर तक है, और जो हमारी लेंथ है वो ग्रेटर देन 10 मीटर है, और हमारी जो विड्थ है वो कितनी है, 1.5 मीटर से ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एक्सकेवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है हमारा कि टेल टेल्स क्या है हमारा, है ना, टेल टेल्स क्या है, या इसको हम डेडमैन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम करते हैं एवरेज डेप्थ निकालने के लिए, एक्सकेवेशन की एवरेज डेप्थ निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेल टेल्स का, है ना, ये भी एग्जाम पे आता है। अब जो हमने अभी तक ये अर्थवर्क में हमने ये लीड और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये हो सकता समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थवर्क इफ टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको बता के रखिए 200 मीटर की, और लिफ्ट हमको बोल के रखा है 4 मीटर का। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको बता के रखा है कितना, 50 रुपये पर मीटर, है ना, पर मीटर में हमारा 50 रुपये लग रहा है, और हमको निकालनी है कि ट्रांसपोर्टेशन की रेट क्या होगी या कॉस्ट क्या होगी, ये चीज हमको निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो हमको गिवन क्या क्या है, हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हमको लीड गिवन है, हमको लिफ्ट गिवन है, और मैंने अभी बताया था कि हमको जो लिफ्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, लीड में चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लिफ्ट में हम कैलकुलेशन नहीं करते, लिफ्ट को चेंज कर लेते हैं हम किस पे, लीड पे। तो लिफ्ट हमारी कितनी है, 4 मीटर है। अब यदि हमारी लिफ्ट 4 मीटर है तो इसके लिए हमने देखा था फॉर्मूला, हमको क्या लीड में चेंज करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लीड इक्वल टू लिफ्ट स्क्वायर इंटू 8, है ना। तो हमने वही किया, लिफ्ट को लीड में चेंज कर लिया। लिफ्ट हमको गिवन है कितनी, 4 मीटर की, हमने इस पर मल्टीप्लाई 8, मतलब ये फॉर्मूले में ही हमारा मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। उसका जो हमारी टोटल लीड हो जाएगी, पहले हमारी लीड 200 थी, उसके बाद ये 168, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमको टोटल लीड निकल कर आ जाएगी। लेकिन मैंने बोला था कि हमारी जो रोड है, रोड के हिसाब से भी उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी। तो यहां पर हमने देखा है, हमको क्वेश्चन पे गिवन है कि हमारे पास जो रोड है वो कैसी है, सैंड ट्रैक रोड है ना, सैंड ट्रैक रोड है। यदि सैंड ट्रैक रोड होगी तो हमारी कॉस्ट वहां पर बढ़ जाएगी, लीड की तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.4 ले लेंगे। तो हमारी जो फाइनल लीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 328 इंटू 1.4,
इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 459.2 मीटर, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, अब हमको ये टोटल जो हमारी लीड है वो निकल कर आ गई, और हमको पता है कि 1 मीटर में 50 रुपए लगता है, तो 459 या 459.2 मीटर में हमारा कितना पैसा लगेगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी हमारी इस लीड के लिए 22,960 रुपए, इतना कॉस्ट हमारा आ जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे इसकी अर्थवर्क की यूनिट, कहाँ अलग अलग टाइप का अर्थवर्क है, उसके लिए क्या क्या यूनिट होती है, उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। ऑर्डिनरी सॉइल के लिए जो एक्सकेवेशन होता है उसके लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब। मैक्सिमम वर्क जिस पे अर्थवर्क होता है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। कुछ है जहाँ पर मीटर क्यूब की जगह हमको क्या लेना पड़ता है, मीटर स्क्वायर लेना पड़ता है। उसकी क्या होती है थिकनेस, या जो बोल सकते हैं जो उसकी हाइट है उसको स्पेसिफाई जब कर दिया जाता है ना। जैसे हमारा सरफेस एक्सकेवेशन हो गया, उसकी यदि हम बात करें तो सरफेस एक्सकेवेशन पे हमारी जो डेप्थ थी वो उसकी थी हमारी 30 सेंटीमीटर, है ना। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ वर्क, तो अर्थवर्क के लिए हमारा मीटर क्यूब में ही होगा। अर्थवर्क इन रेलिंग में यदि बात करेंगे जो अर्थवर्क हो रहा है उसके लिए क्या होगा, हमारा मीटर क्यूब होगा। अर्थवर्क इन बैंकिंग, कटिंग इन रोड्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो अर्थवर्क यूज होता है, जैसे हमारा एम्बैंकमेंट वगैरह जो होता है वहां पर जो अर्थवर्क होगा वहां उसको हम किस में लेंगे, मीटर क्यूब में लेंगे। क्वेरिंग ऑफ स्टोन मीटर क्यूब में, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स मीटर क्यूब में। आपको मैंने बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन वाला चैप्टर पढ़ा के रखा, वहां पर मैंने डिटेल से बताया हुआ कि क्वेरिंग क्या होती है, ब्लास्टिंग क्या होती है ना। आप स्टोन वाला वीडियो जरूर देख लेना बिल्डिंग मटेरियल का, बहुत आईएमपी है। बिल्डिंग मटेरियल तो हर एग्जाम पे पूछा जाता है, उसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो क्वेरिंग क्या होती है, ब्लास्टिंग क्या होती है, आप बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट चेक करके वहां पर स्टोन वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। तो इसको भी आपको किस पे लेना है, मीटर क्यूब में। और ब्लास्टिंग ऑफ रॉक जो है, जब ब्लास्टिंग कर रहा हूं उस पर, उसके लिए भी हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब में। नेक्स्ट आईएमपी है सरफेस ड्रेसिंग की यदि हम बात करते हैं, या क्लीनिंग की, या हम लेवलिंग की बात करते हैं, तो वहां पर जब अर्थवर्क का वर्क होता है वहां पे जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, हमारी मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा मेन आइटम है वो है हमारा कंक्रीट फाउंडेशन। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने अर्थवर्क कर लिया, हमने जो भी जहां पर हमको फाउंडेशन का वर्क करना है हमने उतने क्या कर दिया, उतनी मिट्टी हटा ली, या वहां पे जरूरत है तो फिल कर दी, है ना, फिलिंग कर दी, या तो एक्सकवेट कर दिया। अब यदि हमने एक्सकवेट कर दिया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंक्रीट का फाउंडेशन करना पड़ेगा, है ना। लीन कंक्रीट बिछानी पड़ेगी, या लीन कंक्रीट या कंक्रीट फाउंडेशन के लिए हम जनरली लाइम कंक्रीट का यूज करते हैं, है ना। या जो मिक्स जो ज्यादा रिच नहीं होता, वीक मिक्स का यूज करते हैं हम जनरली, है ना। जैसे लीन कंक्रीट हो गई उसका यूज करते हैं। तो यदि इस पे बात करते हैं, तो यदि ये मेरा फाउंडेशन है, तो यदि मेरे को इस पे क्या करना है, इसका इतने मेरे को फाउंडेशन करना है, तो मेरे को यहां से लेकर यहां तक ये इतना पार्ट, ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से ये वाला पार्ट तो पूरा एक्सकवेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं फाउंडेशन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां तक कट करूं और फिर यहां ले जाकर कट करूं, है ना। तो मेरे को इतना पूरा पार्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेट करना पड़ेगा। तो मतलब मैंने एक्सकवेशन के लिए जो यहाँ की जो मैंने एक्सकवेट किया उसका वॉल्यूम कितना था, विड्थ पूरी ली थी मैंने, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ, ये पूरी हाइट ली थी एक्सकवेशन के लिए। और यदि मैं बात करूँ कि लेंथ की, तो लेंथ पूरी, ये पूरी वॉल है और पीछे पूरी लेंथ में चल रही है, तो पूरी लेंथ ली थी हमने, है ना। तो ये पूरा हमारा एक्सकवेशन में था। यदि अब मैं बात करूँ हमारा कॉन्क्रीट फाउंडेशन पर, तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना है, कॉन्क्रीटिंग तो मेरी इतनी जगह पर है, इतने पे मैंने क्या किया हुआ है, लाइम कॉन्क्रीट किया हुआ है। तो विड्थ और जो इसकी लेंथ है वो तो हमारी जैसे एक्सकवेशन में थी वैसे ही रहेगी, लेकिन यदि हम बात करें इसकी थिकनेस, अब यहां पर जो है थिकनेस क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी रहेगी, जबकि एक्सकवेशन में ये थिकनेस कितनी थी, ये पूरी थिकनेस थी एक्सकवेशन के लिए। ये चीज क्लियर है। तो वही चीज लिखा है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट आर सेम एज एक्सकवेशन। जो हमारी एक्सकवेशन में थी वही हमारी किस पे है, कंक्रीट फाउंडेशन पे भी। लेकिन हमारी थिकनेस जो है इस पे क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी एक्सकवेशन में ये पूरी थिकनेस थी, जबकि इस पे क्या है, थिकनेस इतनी है। यहां तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात कर लेते हैं कंक्रीट वर्क के लिए इसकी कौन कौन सी यूनिट है। जैसे यदि हमने लाइम कंक्रीटिंग किया होगा तो उसके लिए जो यूनिट होगी वो मीटर क्यूब में होगी। सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए भी यूनिट मीटर क्यूब में होगी। आरसीसी वर्क के लिए भी मीटर क्यूब में। प्रीकॉस्ट सीमेंट कंक्रीट या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए भी हमारी जो यूनिट होगी वो मीटर की होगी। सीमेंट कंक्रीट बेड, जैसे ये बेड पड़ा होगा तो इसके लिए भी यूनिट मीटर क्यूब में होगी। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, अब यहाँ पर देखो लाइम कंक्रीटिंग आप कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं, रूफ टेरेस में कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। या जाली वर्क की बात कर रहे हैं, या जाफरीज वर्क के नाम से भी आ जाता, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, हमारी मीटर स्क्वायर होगी। अच्छा, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल है, और प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्लिंथ लेवल से जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा मेन आइटम है वो है हमारा सोलिंग। ये सॉइलिंग नहीं लिखा है, सोलिंग लिखा है ना। सोलिंग का मतलब क्या होता है हमारा, कि जहां पर हमारी जो मिट्टी है या जो हमारी सॉइल है यदि वो वीक है
है ना, जहाँ पे हम यदि अब यहाँ पर हमने फाउंडेशन किया, या बोल सकते हैं कि इस जगह पर ही फाउंडेशन करने से पहले ये वाली सॉइल जो थी वो बहुत वीक थी हमारी। जब ये बहुत वीक थी तो हमने क्या कर दी, या तो स्टोन की या तो ब्रिक की एक लेयर डालती है ना। तो सॉफ्ट सॉइल या जो बेड है वो सॉफ्ट है हमारा, तो वहां पर हमको सोलिंग करनी पड़ती है। सोलिंग होता क्या है, 1 लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक और स्टोन, है ना। तो या तो हमने ब्रिक बिछा दिया या तो हमने स्टोन बिछा दिया फाउंडेशन करने से पहले, तो वो पूरी लेयर क्या हो जाएगी, हमारी सोलिंग कहलाएगी। ये चीज क्लियर है? ओके, अब सोलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, सब पूछ लेता नंबर ऑफ ब्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ब्रिक ऑन फ्लैट सोलिंग। यहां पर जो लिखा है फ्लैट सोलिंग लिखा हुआ है। फ्लैट सोलिंग का मतलब ये है, यदि मैं एक ब्रिक की बात करूं, ब्रिक का साइज कितना होता है, ब्रिक वाला वीडियो भी बिल्डिंग मटेरियल में देख सकते हैं। ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज हमने देखा था क्या था हमारा, 19 × 9 × 9, है ना। यदि उसके साथ विथ मोटार बात करेंगे तो 20 × 10 × 10, है ना। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोल दिया नंबर ऑफ ब्रिक हमको बतानी है, और वो कैसे साइज की होगी, कन्वेंशनल साइज की होनी चाहिए। अब कन्वेंशनल साइज भी मैंने बताया था वहां पर ब्रिक पढ़ाते समय, क्या होता है हमारा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अब ये साइज से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो हमको कैलकुलेशन थोड़ी सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको आसान बनाने के लिए इसको हमने क्या कर लिया, 250 इसको लिख लिया, इसको 125 लिख लिया, इसको 75, है ना। ये 230 थी, हम 230 था हमारा, तो इसको हमने क्या कर लिया, 250 कर लिया, है ना। तो अब इससे हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये फ्लैट सोलिंग का मतलब क्या है, हमारा जो ब्रिक है, हमने ब्रिक का ये वाला पार्ट मतलब 250 और 125 वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैट सोलिंग। हमने ब्रिक को सीधे सीधे इस तरीके से रख दिया है अर्थ पे, या जो हमारा बेड है वहां पर हमने सीधे सीधे बिछा दिया सॉफ्ट लेयर पे, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फ्लैट सोलिंग। अब ये बोल रहा है कि हमको 1 मीटर स्क्वायर, यदि हमारा एरिया 1 मीटर, मतलब ये मेरा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इस पर कन्वेंशनल साइज की कितनी ब्रिक लग सकती हैं, इस पर कन्वेंशनल साइज की कितनी ब्रिक लग सकती हैं। तो यदि मैं एक ब्रिक का, ये जो फ्लैट ब्रिक है इसका यदि एक का वॉल्यूम निकाल लूं या एक का एरिया निकाल लूं, है ना, क्योंकि सोलिंग हमारी किस में मेजर होती है, मीटर स्क्वायर में, तो मैंने इसका नीचे का एक का एरिया निकाल लिया और इस पे से टोटल एक में उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे कन्वेंशनल। तो वही हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हमारा क्या था, ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर का था, है ना। अच्छा, इसका एक का वॉल्यूम क्या हो, एक का एरिया क्या हो जाएगा, तो 220 और 125, है ना। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो मीटर में हमारा 0.250 ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 0.125। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारे इसको डिवाइड करने के बाद कितनी ब्रिक आ जाएंगी, 32 ब्रिक आ जाएंगी। यहां पर याद रखना, ये फ्लैट सोलिंग यदि बोल रहा है तो फ्लैट सोलिंग में सीधे सीधे से याद कर सकते हो 32 ब्रिक होती है कन्वेंशनल साइज में, है ना। और यदि मैं बात करता हूँ फ्लैट सोलिंग की जगह यदि एग्जाम पे आ जाता एज सोलिंग, तो एज सोलिंग में यदि हम बात करेंगे तो एज सोलिंग में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा अब एज सोलिंग में, मतलब 250 वाला पार्ट तो ये है ही है, 250 वाला पार्ट ये होगा ही होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 75 mm वाला पार्ट। अब 1 डिवाइड बाय हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे, और तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट याद कर सकते हो कितनी आ जाएगी, एज सोलिंग के लिए जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 54। और यदि मैं नॉर्मल ब्रिक के लिए भी निकाल सकते हैं हम, यदि हमारी नॉर्मल ब्रिक दे दी हमारा 20 × 10 × 10 के लिए, तो हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं। हमारा 1 मीटर क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.2 और यहाँ पर जाएगा 0.1, डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो ब्रिक्स आ जाएंगी वो आ जाएंगे 50, है ना। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट आइटम है हमारा डीपीसी। हमने क्या कर लिया, एक्सकवेशन कर लिया। एक्सकवेशन करने के बाद हमने क्या कर लिया, हमने इस पर फाउंडेशन कंक्रीटिंग कर दी, है ना, कंक्रीट फाउंडेशन कर दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा डीपीसी, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या फाउंडेशन है। अब इस फाउंडेशन में हमने यहाँ पर तो लाइम कंक्रीटिंग की है, यहाँ पर हो सकता है हमने स्टोन मैशनरी कर दी हो, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ब्रिक मैशनरी कर दिया। तो मैशनरी वाले पार्ट में देख लेंगे, है ना। इसके पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने क्या डाली हुई है, डीपीसी डाली हुई है ना। तो जनरली जो डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो स्पेसिफाई होती है, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो किस पे होती है, हमारी डीपीसी की मीटर स्क्वायर में, है ना। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स, है ना। डैम्प प्रूफ कोर्स, नाम में समझ में आ रहा है, डैम्प प्रूफ कोर्स, जो कि हमारे क्या वाटर को ऊपर नहीं आने देता। यहाँ पर जो वाटर है इसको क्या रोक के रखता है ना, ऊपर जाने नहीं देता, जिससे हमारी दीवारें जो है वो खराब नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए हम यदि देखें हमारा कि इस पे जो थिक रिच सीमेंट, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, जो डीपीसी होती है उसके लिए M20 ग्रेड की कॉन्क्रीट का यूज करते हैं, है ना। वाटर प्रूफ होती है और इसकी यूनिट किस पे होती है, मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट हमारा मशीनरी, तो मशीनरी दो जगह की मशीनरी है, एक तो सब स्ट्रक्चर की मशीनरी मतलब ये वाली, और एक हमारी होती है सुपर स्ट्रक्चर की मशीनरी, है ना। अब हो सकता है यहाँ पर हमने स्टोन मशीनरी किया हो और यहाँ पर हो सकता है हमने ब्रिक मशीनरी किया हो, तो क्या कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर भी ब्रिक मशीनरी कर सकते हैं, है ना। तो ज्यादा सुटेबल, लेकिन यहाँ पर हमारी स्टोन मशीनरी होती है, स्टोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, है ना।
तो इस पे देख लेते हैं। मैशनरी में एक चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, फॉर ओपनिंग एरिया, यदि मैशनरी में जो हमारा ओपनिंग एरिया यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है ना, यदि हमारा ओपनिंग एरिया, यदि कहीं पे मैशनरी वर्क है और वहां पे हमारा ओपनिंग एरिया जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो वहां पर हमको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ता, हम उसको पूरा कैलकुलेशन पे लेते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेशन में पूरा लेते हैं। यदि हमारा एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो यदि इससे ज्यादा एरिया हो जाएगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैशनरी वाले जितना हमारा ओपनिंग है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल मैशनरी वर्क में से उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये एग्जाम पे आता है डायरेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट यदि हम देख लेते हैं यूनिट की बात, तो मैशनरी जो हमारी जनरली मीटर क्यूब में होती है, लेकिन हम यदि देख लें हमारी हनीकॉम्ब ब्रिक कुछ इस तरीके से होती है हमारी ब्रिक, ये यहां पर कुछ इस तरीके से ये ब्रिक है हमारी, और ये यहां पर ये कुछ इस तरीके से ये ब्रिक है ना। तो इस पे क्या होता है, बीच में जगह बनी रहती है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा रहती है यहां पर, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट क्या है इसका, ये वाला पार्ट इसका ब्लैंक है, ये यहां पर खाली है, ये यहां पर। तो इस तरीके से कुछ होती है हमारी हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल, है ना। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल में यदि हम बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसकी जहां पर भी थिकनेस जो है स्पेसिफाई कर देगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वो मीटर स्क्वायर में। तो हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल वर्क के लिए भी हमारी जो है थिकनेस स्पेसिफाई होती है, इसलिए इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में। पार्टीशन वॉल यदि हम बोले हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं या पार्टीशन वॉल बोले तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर में होगी। कैनाल लाइनिंग बाय ब्रिक, यदि हम कैनाल लाइनिंग ब्रिक से कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो यूनिट होगी मैशनरी की वो क्या होगी हमारी, मीटर स्क्वायर में। बहुत आईएमपी हमारे एग्जाम पर पूछता कॉर्निस के बारे में। कॉर्निस मैंने बिल्डिंग मटेरियल में जब ब्रिक पढ़ा रहा था वहां पर बताया था कॉर्निस क्या होती है और कोपिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे, कॉर्निस और जो कोपिंग है उसकी क्या यूनिट होती है हमारी, मीटर में होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ब्रिक एजिंग बाय रोड साइड में जो हमारी ब्रिक एजिंग यदि हम कर रहे हैं तो उसकी यूनिट भी क्या है हमारी, मीटर में हो जाएगी। ब्रिक वर्क वॉल स्टैंडिंग, है ना, ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं यदि वॉल स्टैंडिंग में तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में। और ब्रिक वर्क इन फायर प्लेस, मतलब चिमनी वगैरह में हम यदि ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर क्यूब में। ये तो बात हो गई हमारी ब्रिक वर्क के लिए। यदि हम स्टोन वर्क के लिए देखें तो स्टोन वर्क के लिए जो हमारी यूनिट होती है, यदि हमने स्टोन मैशनरी किया हुआ है वॉल्स पे या आर्चेस में तो उसको हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, मीटर क्यूब में। और यदि स्टोन मैशनरी हमने यूज किया है स्लैब में या रूफ में या छज्जा में तो वहां के लिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, एक चीज और है यहाँ पर, यदि स्टोन वर्क इन्वॉल्व या फेसिंग, यदि हमने क्या किया फेसिंग में यदि स्टोन वर्क यूज किया हो तो वहां पर भी उसकी यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर स्क्वायर में होगी। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट मेन आइटम है हमारा, अब हमने क्या कर दिया, हमने इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, हमको सर्फ इसको फिनिशिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टरिंग देख लेते हैं, प्लास्टरिंग की जो यूनिट होती है वो किस पे होती है, मीटर स्क्वायर में, है ना। जो इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होती है प्लास्टर की, तो प्लास्टर की जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है वो 12 mm होती है ना। इस पे भी हम ओपनिंग की बात कर लेते हैं। यदि हमारा ओपनिंग एरिया है ना, ओपनिंग एरिया यदि लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर है तो वहां पर किसी प्रकार के कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि हमारा ओपनिंग एरिया 0.5 से 3 के बीच में है ना, जो हमारा ओपनिंग एरिया है वो 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में, तो वहां पर हमको डिडक्शन अप्लाइड करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड। लेकिन यदि हमारा एरिया 3 मीटर स्क्वायर से बड़ा है, ओपनिंग एरिया हमारा 3 मीटर स्क्वायर से बड़ा है, तो वहां पर हम बोथ साइड डिडक्शन अप्लाई करते हैं, है ना। और हम प्लास्टर में यदि बात करें तो डिडक्शन कहां पर नहीं करते हैं, तो नो डिडक्शन इज मेड कहां पर, एंड ऑफ बीम के एंड पे हमको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं करना, राफ्टर में कोई डिडक्शन नहीं करना, बेस प्लेट जहां लगी होती है, पोस्ट जहां पे लगे होते हैं वहां पर भी हमको किसी प्रकार के कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे एस्टिमेट जो है हमारा, एस्टिमेट हमारे वेरियस टाइप के हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं रफ एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड प्लस सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट, है ना। एस्टिमेट की हमने डेफिनेशन देख ली थी। एस्टिमेट क्या होता है, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, है ना। तो रफ एस्टिमेट हमने यदि हमको कोई वर्क स्टार्ट करना है तो हम उसका रफ एस्टिमेट बना के तैयार कर लेते हैं, है ना। अब जो रफ एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट को भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या इसी को अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ही बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, उसके बाद है हमारे पास क्यूबिक रेट एस्टिमेट या नेक्स्ट हमारे पास अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी बिल एस्टिमेट, है ना। तो ये रफ एस्टिमेट है, ये सारे के सारे एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट होते हैं, है ना, इसलिए इसको हम रफ एस्टिमेट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल्ड एस्टिमेट, जो जितने भी एस्टिमेट होते हैं उन सब में जो सबसे बेस्ट जो होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, सबसे बेस्ट वैल्यू देता है, वो देता है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट होता है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब जब हमने क्या किया, हमारा अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था और हमने एस्टिमेट बनाया, तो ये एस्टिमेट की डेफिनेशन है। लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, हमने
क्या किया, हम देख रहे हैं कि हमने पहले स्टार्टिंग में एस्टिमेट बना लिया था। अब हमने काम करने स्टार्ट किया और हम देख रहे हैं जितना पैसा हमारे पास आया था, हो सकता है उससे ज़्यादा पैसा लग गया हो, है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने एस्टिमेट को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। या दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि पहले जब हमने एस्टिमेट बनाया था तो हमने दूसरा मटेरियल लिया था और अब आज के टाइम पे हमको दूसरा मटेरियल लगाना पड़ रहा है। जैसे मटेरियल का डेविएशन हो जाता, तो मटेरियल का डेविएशन हो जाने के कारण भी हमको क्या करना पड़ता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है हमारा, कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, है ना, और वर्क करते करते हमको यदि एडिशनल में यदि कोई वर्क उस पर ऐड करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करना पड़ेगा। और जब रिवाइज और सप्लीमेंट्री दोनों हो जाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, मतलब हमको क्या करना पड़ता है, एनुअली उसको मेंटेन करने के लिए एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है। ईयरली के लिए वो होता है हमारा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे। रफ एस्टिमेट में सबसे पहला है हमारा प्रीलिमिनरी या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो इस पर होता क्या है, प्रीलिमिनरी या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा एग्जैक्ट नहीं होता, सिर्फ रफली बनाया जाता है ना। ये किसके बेसिस से बनाया जाता है, कि जो नॉलेज के हिसाब से, कि प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एग्जैक्ट एस्टिमेट बना पाता है ना। तो जनरली नहीं तो कोई भी एस्टिमेट बना के दे, जनरली इंजीनियर ही जाके क्या करते हैं, एस्टिमेट बना के देते हैं ना, नहीं तो कोई भी नॉर्मल इंसान बना ले, है ना। तो ऊपर नीचे ज़्यादा डेविएशन ना हो, इसलिए क्या करते हैं, एक स्किल्ड यदि कोई जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास ज़्यादा अच्छा है, यदि वो बनाता तो एस्टिमेट थोड़ी सा अच्छा बनता है ना। दूसरी चीज़, इसका जो बेसिस होता है, किस बेसिस बनाया जाता है, कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, जैसे यदि मैं बात करूँ कि एक जैसी जगह थी तो वहां का पूरा एस्टिमेट हमारे पास तैयार होकर रखा हुआ है, तो उसी के जैसे उसके सारे डेटा हमने अपनी एस्टिमेट के लिए भी यूज कर लिए। तो सिमिलर वर्क के लिए भी हम सिमिलर वर्क के बेसिस पे भी एस्टिमेट, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा, टू डिसाइड फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब हमको कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पैसा चाहिए। तो पैसा जो हमारे पास पैसा आएगा वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको किसी ना किसी अथॉरिटी से मिलेगा, है ना। तो उसको उस पैसे को मंगवाने के लिए, आप देखो हम काम कर रहे हैं, यदि हम किसी गवर्नमेंट के अंडर पे काम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कि यदि हमको कोई चीज़ बनवानी है तो उस चीज़ को बनवाने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ एस्टिमेट हमारे पास होना चाहिए। उस रफ एस्टिमेट को हम सबमिट करेंगे और उससे हमको क्या होगा, पैसा सैंक्शन हो पाएगा, है ना। उसी के बेसिस पर कि हमको कितना पैसा चाहिए या किस पॉलिसीज के हिसाब से हमको पैसा चाहिए, तो वो सब प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, तो हम इस पे क्या है हमारा, ये भी हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। और ये किस बेसिस पे होता है, बाय प्लिंथ एरिया रेट, है ना। प्लिंथ एरिया रेट क्या चल रहा है आसपास के एरिया में, उस हिसाब से हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। सिमिलर बिल्डिंग है यदि हमारी कोई, और सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, तो हम उसका जो प्लिंथ एरिया रेट है उसी के हिसाब से एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं। इस पे हमको याद रखना है कि ये प्लिंथ एरिया, ये जब हम टाइप ऑफ एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे प्लिंथ एरिया एक कवर्ड एरिया होता है ना। कवर्ड एरिया टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन, जिसपे अब कवर्ड एरिया तो एक्सटर्नल डायमेंशन लेना पड़ेगा, इंटरनल डायमेंशन नहीं लेंगे। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारी, इस पे पूछी जाती है कि प्लिंथ एरिया में कौन कौन सी चीज को हम इंक्लूड करते हैं और किस किस चीज को एक्सक्लूड करते हैं, है ना। तो प्लिंथ एरिया के अंतर्गत हमारी, जब हम यदि इसका कवर्ड एरिया ले रहे हैं तो इस कवर्ड एरिया में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे हमारा बालकनी हमारा कवर्ड एरिया के अंतर्गत आएगा। नॉर्मल पोर्च है, यदि हमारा कैंटिलीवर पोर्च होगा तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन हमारा यदि नॉर्मल पोर्च है तो वो इंक्लूड होगा, है ना। ओपन प्लेटफॉर्म है हमारा, स्टेयर केस हो गया, स्टेयर केस को मम्टी भी कहते हैं हमारा, है ना। यदि हमारा लिफ्ट एरिया, जो लिफ्ट लगी होती है, यदि उस लिफ्ट का एरिया यदि 2 मीटर स्क्वायर से कम है तो उसको हम कवर्ड एरिया में शामिल करेंगे, है ना। कॉर्निस हो गया हमारा और छज्जा हो गया हमारा, तो इन सबको हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्या करेंगे, किस चीज को हम शामिल नहीं करेंगे अपने कवर्ड एरिया में, तो जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मतलब जो हमारा आंगन है उसको हम शामिल नहीं करते अपने कवर्ड एरिया में। कैंटिलीवर पोर्च, यहाँ पर हमारा नॉर्मल पोर्च था, यहाँ पर हमारा कैंटिलीवर पोर्च है। कोई पोर्च है हमारा और उसमें साइड में ये इस तरीके से मान लो कोई पोर्च बना है हमारा, और इस पे यदि यहाँ से सपोर्ट लगा तो हमारा कैंटिलीवर पोर्च हो जाएगा, इसको हम शामिल नहीं करेंगे अपने कवर्ड एरिया पे। यदि लिफ्ट हमारी ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर है, लिफ्ट का एरिया यदि हमारा 2 मीटर स्क्वायर है तो उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, कवर्ड एरिया में शामिल नहीं करेंगे। अब प्लिंथ एरिया निकालना कैसे, तो हमने देख लिया कि हमारा जो हमारी बिल्डिंग है उसका हमने प्लिंथ एरिया निकाल लिया, और प्लिंथ एरिया निकालने का जो सिमिलर बिल्डिंग थी उसका प्लिंथ एरिया रेट ले लिया, है ना, कि क्या चल रहा था वहां का रेट, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। यहाँ तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक रेट एस्टिमेट। क्यूबिक रेट एस्टिमेट क्या होता है, अभी हमने जब प्लिंथ एरिया रेट पढ़ा था तो इस पे हम सिर्फ एरिया ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है क्यूबिक रेट मतलब हम इस पे क्या कर देंगे, हाइट को भी शामिल कर देंगे। लेकिन हमको जो हाइट लेनी है उस पर हमको ये याद रखना है, हम फाउंडेशन से इसकी हाइट नहीं लेंगे, है ना।
फाउंडेशन या प्लिंथ या पैरापिट, मतलब हम प्लिंथ मतलब नीचे से यदि बात करें तो प्लिंथ के ऊपर से हम हाइट कंसीडर करेंगे और पैरापिट के नीचे तक की हाइट को ही कंसीडर करेंगे क्यूबिक रेट एस्टीमेट में। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, तो हमारा प्लिंथ एरिया पहले से ही है, उस पर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूमेट्रिक कंटेंट मिल जाएगा। जैसे ही हमको वॉल्यूम मिल जाएगा हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्यूबिक एरिया रेट से, तो हमको मिल जाएगी कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बिल मेथड भी बोलते हैं इसको। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारी रनिंग मीटर में जो लेंथ चल रही थी उसकी हमको वैल्यू पता होगी, उसका रेट हमको पता होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगी। रनिंग मीटर लेंथ ऑफ वॉल, किसी वॉल की जो रनिंग मीटर में जो लेंथ है वो, और यदि उसका रनिंग मीटर में जो रेट है वो हमको यदि पता होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारे क्यूबिक रेट एस्टिमेट मेथड है वो प्लिंथ एरिया मेथड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम इस पे क्यूबिकल निकाल रहे हैं, है ना। अब यदि हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड की, तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो होती है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब हम धीरे धीरे डिटेल्ड एस्टिमेट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने क्वांटिटी में क्या कर दिया, हमने अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में हम 1 by 1 मतलब सुपर स्ट्रक्चर को अलग कंसीडर कर रहे हैं, सब स्ट्रक्चर को अलग कंसीडर कर रहे हैं। सब स्ट्रक्चर में हमारा कहाँ तक आएगा, प्लिंथ एरिया तक, मतलब फाउंडेशन पूरा और प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल से नीचे का जो पूरा पार्ट रहेगा वो हमारा सब स्ट्रक्चर में आएगा, और प्लिंथ लेवल से ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो हमारा किस में आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो हम इनको अलग अलग कंसीडर करके इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, अलग अलग कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर सबको सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड मिल जाएगी। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। अब हमने अभी एस्टिमेट पढ़े हैं उनका न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एग्जाम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द कवर्ड एरिया ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर। कवर्ड एरिया है ना, प्रपोज्ड बिल्डिंग इज 150 मीटर स्क्वायर एंड इट इंक्लूड्स अ रेयर कोर्ट यार्ड ऑफ 5 मीटर इंटू 4 मीटर, है ना। हमारे पास जो कवर्ड एरिया है उसमें हमारा क्या है, हमारा कोर्ट यार्ड भी शामिल है, हमारा 5 मीटर इंटू 4 मीटर का। इट प्रिवेलिंग प्लिंथ एरिया रेट फॉर सिमिलर बिल्डिंग इज 1250 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। वाट इज इट कॉस्ट। तो हमको इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको कॉस्ट निकालनी है, और हमको क्वेश्चन पे हमारे पास एरिया दे के रखा प्लिंथ एरिया, और उसके जैसे सिमिलर बिल्डिंग है जहां पर उसका रेट हमारा कितना चल रहा है, 1250 रुपये चल रहा है पर मीटर स्क्वायर का। तो हमारे पास एरिया इतना है। अब हमको पता है प्लिंथ एरिया पे हमारा जब हम लेते हैं तो उस पर हमारा प्लिंथ एरिया में हमारा कोर्ट यार्ड एरिया जो है वो शामिल नहीं होता। अभी मैंने बताया था जब हमने प्लिंथ एरिया लिया था तो वहां पर हमारा कोर्ट यार्ड एरिया उस पर शामिल इंक्लूड नहीं होता है ना। तो कोर्ट यार्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लिंथ एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, और जो प्लिंथ एरिया बचेगा उसका हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है। तो टोटली हमको इस क्वेश्चन में कुल मिला के सिर्फ एरिया निकालना है ना। और हमको ये पता प्लिंथ एरिया में कोर्ट यार्ड एरिया जो है वो शामिल नहीं होता। तो हमारा टोटल एरिया 150 मीटर स्क्वायर का था, कोर्ट यार्ड एरिया हमारा 5 इंटू 4 मतलब 20 मीटर स्क्वायर का। तो 150 में से हम 20 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लिंथ एरिया निकल जाएगा। प्लिंथ एरिया जैसे ही हमारा निकल के आ जाएगा, हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट चल रही है वो कितनी चल रही है, 1250। तो हम इस पे 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे डायरेक्ट इसलिए लिख दिए हैं ताकि टाइम न लगे, आपका टाइम बच जाए, है ना। आप सीधे सीधे से क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन देके और बिना सॉल्यूशन देखे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं बन रहा तो ही आप सॉल्यूशन देखना, है ना। टाइम बचे इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से सब कुछ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल आर गिवन है। हमको विड्थ लेंथ दे के रखा है, हमको लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, और हमको हाइट भी गिवन है ना। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज, हमको देख के रखा है, हमको रेट देखे रखा है कि 1 मीटर क्यूब में, है ना, 1 मीटर क्यूब का जो हमारा काम होता है तो उसमें हमारा कितना पैसा लगता है, 320 रुपये लगता है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको सिर्फ और सिर्फ हमको निकालना है इसका वॉल्यूम, और हमको लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, और हाइट भी गिवन है। बस हमको यूनिट चेंज करते आना चाहिए। इस पर सेंटीमीटर पर चीजें गिवन है, और हमको ये जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, जो हमारा जो रेट चल रहा है वो मीटर क्यूब में से बताया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हम जो वॉल्यूम निकालेंगे उसको भी मीटर क्यूब में ही निकालेंगे और रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको कॉस्ट मिल जाएगी। हमारा एस्टिमेशन हो गया। वॉल्यूम हमारा 800 इंटू 500 इंटू 50, है ना। लेंथ विड्थ और हाइट ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 800 को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 8 इंटू 5 इंटू 0.5, तो हमारा कितना आ गया, 20 मीटर क्यूब आ गया। और कॉस्ट निकालनी तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया, उस पर हमारा जो रेट चल रहा है 1 मीटर क्यूब में, टोटल हमारे पास इतने मीटर क्यूब है, और हमारा 1 मीटर क्यूब का जो रेट चल रहा है 320 रुपये चल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग। ये हमारा क्वेश्चन किसका था, प्लिंथ एरिया का था। हमारा किसका क्वेश्चन था, क्यूबिकल जो रेट एस्टिमेट था उसका क्वेश्चन है। और हमारे पास अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इन हॉस्टल बिल्डिंग विद कैपेसिटी ऑफ 75 बेड। मतलब हमको एक चीज के बारे में बताया हुआ है और उसी का हमको कॉस्ट दिया हुआ है, और हमको क्या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में बोला है ना। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट, तो हम सीधे सीधे से इसको निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या बोला है, हॉस्टल की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 75 बेड की है, और एक बेड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2000 रुपए है। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, 75 इंटू 20,000 कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग हैविंग अ टोटल कारपेट एरिया। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, कारपेट एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर, है ना। एक हमारा होता है, जब हम एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। कारपेट एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया तो अभी मैंने बता दिया, प्लिंथ एरिया पूरा कवर्ड एरिया होता है और उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, वो भी मैंने बता दिया। अब ये है हमारा कारपेट या कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहां पर जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ जो वॉल के अंदर का जो इनर डायमेंशन, प्लिंथ एरिया क्या था, आउटर डायमेंशन से लेते थे। अब हम कारपेट एरिया में वॉल का जो एरिया होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। कारपेट एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर, एक्स्ट्रा प्रोविजन एज 10% ऑफ द कारपेट एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द वॉल, है ना। हमको क्या बोल दिया कि 10% और एरिया के बारे में बता दिया है हमको, है ना। एंड वरांदा एंड प्लिंथ एरिया रेट, और हमको क्या देके रखा है, प्लिंथ एरिया रेट देके रखा है। प्लिंथ एरिया रेट कितना देके रखा है, 1 मीटर स्क्वायर में 1200 मीटर, है ना। तो हमको जो हमारा प्लिंथ एरिया में तो सब कुछ कवर होगा, कारपेट एरिया भी कवर होगा, और कारपेट एरिया के बाद जो वॉल्स हैं वो भी कवर होंगी, है ना। तो हमको कारपेट एरिया 500 दिया हुआ है ना। अच्छा, इसका 10% और वॉल के लिए दिया हुआ, तो वॉल के लिए दिया हो तो एक्स्ट्रा दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 500, तो टोटल प्लिंथ एरिया निकल के आ गया। प्लिंथ एरिया को हम क्या कर देंगे, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको कॉस्ट मिल जाएगी टोटल। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। अब आगे देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट, आगे था हमारा डिटेल्ड एस्टिमेशन। डिटेल्ड एस्टिमेशन को ही हम आइटम रेट एस्टिमेट भी कहते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट हमारा सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, सबसे बेस्ट मेथड है एस्टिमेट की, है ना। इस पर हम क्वांटिटी निकालते हैं हर एक आइटम की, है ना। हर एक आइटम की हम क्वांटिटी निकालते हैं, इसलिए बेस्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिलिंग दोनों करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्टिंग और बिलिंग दोनों साथ में करते हैं, और ये 2 स्टेज में होता है हमारा। सबसे पहली स्टेज होती है इस पर हम जिस पर क्वांटिटी निकालते हैं, और दूसरी स्टेज में हम क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, है ना। तो डिटेल्ड इन मेजरमेंट, कई बार इसी टेबल से क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 टेबल में क्या क्या होता है, इस टेबल में एब्स्ट्रैक्ट सीट में क्या होता है, मेजरमेंट सीट में क्या होता है हमारा। तो मेजरमेंट सीट में हमारे कितने आइटम है, हमारा आइटम नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नंबर्स होते हैं। कई बार लेंथ, विड्थ और हाइट का सीक्वेंस भी एग्जाम पे आया हुआ है। तो सबसे पहले होता है लेंथ, और फिर उसके बाद होता है विड्थ, और उसके बाद होती है हमारी हाइट। और इससे हम क्या कर देंगे, जितना भी नंबर होगा उस पर हम लेंथ, विड्थ, हाइट, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके सबका। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। अब इस पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे। हमारी मटेरियल की क्वांटिटी निकल के आ गई है, अब हम कॉस्ट निकालेंगे। आइटम नंबर होता है हमारे पास, इस पर डिस्क्रिप्शन होता है, क्वांटिटी जो हमने यहाँ से निकाली वो क्वांटिटी फिल हो जाएगी। यूनिट कौन सी यूनिट में है, रेट क्या रेट चल रहा है उसका, और कॉस्ट, उससे हमारी इनको मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। आई थिंक ये समझ पे आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट। यदि हम रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात करते हैं तो रिवाइज्ड एस्टिमेट हमको कब करना पड़ता है, व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन एक्सीड 5%। जो हमारा पैसा हमको सैंक्शन हुआ था, यदि उससे ज़्यादा हमारा एक्सीड हो रहा है, 5% से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ रहा है। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क, जो हमारा काम है उसका खर्चा जो है यदि एक्सीड हो गया, है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई थी हमारी जो करते करते जो नहीं होना चाहिए था वो चीज़ें भी हो गई हमारी, तो उस चक्कर में हमारा एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया वर्क का। उस कंडीशन पे भी हमको क्या करना पड़ता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ता है। लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट, और ये कितना बढ़ गया, यदि 10 पर, और जो हमको सेंक्शन हुआ था, यदि एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंक्शन हुआ था उससे 10% ज़्यादा एक्सीड हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ेगा। यदि हमारे मटेरियल का डेविएशन, है ना, मटेरियल का डेविएशन हो गया, पहले यदि जैसे हम पहले डिसाइड हुआ था मार्बल लगने का, फिर टाइल्स लगने लगी, तो फिर हमको क्या करना पड़ा, मटेरियल का डेविएशन आ गया, उस कंडीशन पे भी हमको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, अब हमारा वर्क चल रहा था और
चलते चलते हमको पता चला कि हमको एक्स्ट्रा वर्क उस पर ऐड करना पड़ा, है ना। यदि कोई भी वर्क यदि एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है जो कि ज़रूरी है, तो उस कंडीशन पे हमको क्या, हमारा पैसा तो ज़्यादा लग जाएगा। उस कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक एस्टिमेट बना के उस पर सबमिट करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब यदि ये दोनों कंडीशन साथ में आ जाएंगी, रिवाइज्ड एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट दोनों, तो वो हमारा बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट, इसलिए इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट में हमारा क्या है कि जो भी हमारा वर्क है वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ऑर्डर से और सेफ कंडीशन में वर्क करे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है, कुछ खर्चा निकालना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा एस्टिमेट खत्म। नेक्स्ट जो हमारा इसी पे एस्टिमेट में, अब ऐसे खर्चे जिनको हम इस एस्टिमेट में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको हम बोलते हैं एडिशनल चार्जेस। अब एडिशनल चार्जेस किस तरीके के हमारे, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा होता है कंटिजेंसी। अब कंटिजेंसीज जो है कि इंसिडेंटल, मतलब इसको किसी भी तरीके से इन एस्टिमेट में नहीं रख सकते हम, कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा होता है वो होता है कंटिजेंसी, है ना। ये होता है इंडिकेट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। यदि अचानक से कोई चीज़ हो जा रही है तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो किस पर, कंटिजेंसी से जाएगा वो, है ना। इसको किसी भी कांट क्लासिफाइड अंडर एनी डिस्टिंक्ट आइटम, तो हम इसको किसी भी तरीके से इसको क्लासीफाई नहीं कर पाते, इसलिए हम जिन भी आइटम्स को हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं उनको कंटिजेंसी के अंदर डाल देते हैं, है ना। कंटिजेंसी अलग अलग, जैसे स्टेट में जैसे PWD है, PWD अपना जो कंटिजेंसी मानती है वो 5% मानती है, और CPWD जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, तो 3 to 5% वेरी करता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। जितना भी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 3 to 5% हम कंटिजेंसी के लिए रखते हैं, कि अचानक से कोई खर्चा आ गया, अचानक से साइट में वर्क करते हुए यदि कोई घटना घट जाती तो उस पर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए हम कंटिजेंसी में कुछ पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। अब वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ये हमारा जो हमारा मतलब प्रोजेक्ट चल रहा उसी टाइम पे ही हमारा लगता है, और ये किसके लिए होता है कि जब जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस पर जो हमारे सुपरवाइजर लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, चौकीदार्स लगेंगे, तो उनका जो पैसा, उनकी जो सैलरीज है वो कहाँ से जाएगी, तो हमारी जाती है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट से। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना होता है, 1.5 to 2%, है ना। ये याद रखना है, कंटिजेंसी हमारी 3 to 5%, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हमारा 1.5 to 2%, है ना। उसके बाद हमारा होता है टूल एंड प्लांट। अब किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े बड़े टूल और प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो उसका जो रेंट है, उसका जो पैसा लगेगा वो कहाँ से जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से बनाते हैं कैटेगरी टूल एंड प्लांट्स की, है ना। ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1 to 1.5% होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेज एंड डिपार्टमेंटल चार्ज। अब मान लो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद अब काम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को करना पड़ जाता है, तो हमको क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो हम काम करवा रहे हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा, जैसे हमको डिज़ाइनिंग किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले से करानी है ना, और ड्राइंग कहीं और से करानी, तो उसके लिए जो चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं उसको हम रख देते हैं सेंटेज एंड डिपार्टमेंटल चार्जेस के अंतर्गत, और ये हमारा होता है 10 to 15% टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। कॉन्ट्रैक्टर चार्ज हमारा 10% होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। लेबर चार्ज हमारा 25% होता है, एग्जाम पर सीधे आता। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है हमारा 8% होता है, और सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई चार्जेस जो हैं वो 8% होते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशनल चार्जेस हमारे फिनिश। नेक्स्ट हम देखेंगे डिडक्शन कहाँ पर करते हैं और डिडक्शन कहाँ पर नहीं करते, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। तो डिडक्शन, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग, कहाँ पर हमको डिडक्शन नहीं करना है ना। यदि हमारा ओपनिंग यदि हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है ना, अभी इस चीज़ को इससे पहले भी डिस्कस किया था। यदि ओपनिंग हमारी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा तक है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर हमको ओपनिंग या हमको डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी एंड ऑफ बीम, पोस्ट्स, राफ्टर, पर्लिन, ETC, यदि ये सारे के सारे इनका एरिया यदि 0.5 मीटर स्क्वायर तक है तो हमको डिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी, है ना। और यदि 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया हो गया तो वहाँ पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा। बेस प्लेट हो गई, वॉल प्लेट हो गई। जैसे हमारा ट्रस होता है, ट्रस में हमारा क्या होता है, सपोर्ट के ऊपर बेस प्लेट रखी होती है ना, और वॉल प्लेट भी वहीं पर होती है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उस जगह पर हमको डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन डायरेक्ट हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, इन तीनों कंडीशन पर हमको किसी
प्रकार का डिडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो। लेकिन यदि इससे ज़्यादा एरिया हो जाए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया हो जाए, 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। अब डिडक्शन करना पड़ेगा तो कितना कितना डिडक्शन करना पड़ेगा, है ना। ओपनिंग डिडक्शन इज मेड एज फॉलोइंग। अब कहाँ पर डिडक्शन करना है, जैसे हमारे डोर होगा, विंडो होगा, तो उस जगह पर यदि हम बात करें, यदि रेक्टेंगुलर ओपनिंग है हमारी, जो हमारा डोर है रेक्टेंगुलर है, तो वहां पर डिडक्शन करने के लिए हमको क्या, हमारी जो मान लो ये हमारा डोर है इस तरीके से, है ना, रेक्टेंगुलर, तो ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई सॉरी हाँ, ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको डिडक्शन में, जो हमारी दीवार रहेगी उसकी थिकनेस को हटाना पड़ेगा और लेंथ इंटू हाइट इंटू उसकी थिकनेस जो रहेगी उसको हटा देंगे मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा डिडक्शन हो जाएगा। तो इतना पूरा पोर्शन पूरी दीवार में से चला जाएगा हमारा, है ना। यदि हमारी स्मॉल सेगमेंटल ओपनिंग है, स्मॉल सेगमेंटल ओपनिंग का मतलब ये है कि हमारा ये डोर है और इसमें कुछ इस तरीके से सेगमेंट बना हुआ है, लेकिन ये बेसिकली बहुत कम है, स्मॉल है, तो उस कंडीशन पे भी हम इसको कंसीडर ही नहीं करते और हम जो डिडक्शन करते हैं पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर एरिया ही डिडक्ट करते हैं, L इंटू एच इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, है ना। यदि हमारा सेगमेंटल आर्च ओपनिंग है, अब ये यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर तो स्मॉल सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पर हमारा सेगमेंटल आर्च ओपनिंग हो गई, मतलब हमको जो सेगमेंट था हमारा ये क्या हो गया, कुछ रेडियस में, मतलब कुछ आर में मिल रहा है, तो उस कंडीशन पे जो हमको डिडक्शन करना पड़ेगा, L इंटू एच तो करना पड़ेगा, साथ में इतना पोर्शन भी हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन डिडक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक फैक्टर लेके आएंगे 2/3 इंटू L/R, इसका डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, अपन अभी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, है ना। इसका डेरिवेशन क्लास में करेंगे, वहां पर आराम से कर सकते हैं। तो डिडक्शन जो है हमारा, वैसे मैंने क्लास पे इसको बताया भी था किस तरीके से इसको डिडक्ट करना है, इसका फॉर्मूला भी डिराइव कराया था, है ना। तो अपन को उतना नहीं देखना क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम पे नहीं आएगा, सीधे 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 इसको हमको क्या करना अभी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग। सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पर जो है हमारा सेमी सर्कल बन गया, आर्च क्या है, सेमी सर्कल बन जाएगा, तो यहाँ पर जो डिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू एच, और यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएगा 3/4 इंटू LR। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, इसका पूरा एरिया बन जाएगा, और थिकनेस ऑफ वॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना एरिया हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। आर्च मैसनरी वर्क में यदि हम बात करें, अब हमारा आर्च मैसनरी वर्क है, मतलब हमारा आर्च तो था, लेकिन ये पूरा का पूरा मैसनरी वर्क है यहाँ पर, है ना। तो उस कंडीशन पे डिडक्शन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ के सेंटर से ले लेंगे, सेंटर से इसकी जो लेंथ आएगी उसको हमने LM ले लिया, उसको मेजर कर लेंगे और डिडक्शन कर देंगे L इंटू LM, है ना, यहाँ पर T लिखा है, T इंटू LM इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, यदि यहाँ पर L ही होगा, L इंटू LM इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आर्च मैसनरी का है तो ये T हो जाएगा, T इंटू LM, क्योंकि ये इसकी थिकनेस और ये LM है ना, और थिकनेस ऑफ वॉल जो रहेगी उसका डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिंटेल ओपनिंग। लिंटेल ओपनिंग में यदि हम बात करें, जो हमारा लिंटेल होता है, जो हमारा डोर विंडो के ऊपर जनरली लगाया जाता है, उसको हम लिंटेल बोलते हैं, और इसका जो डिडक्शन होगा इस पर कितना करेंगे, जो इसकी लेंथ होगी उसकी थिकनेस होगी और थिकनेस ऑफ वॉल, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। लिंटेल से रिलेटेड एक पॉइंट और हमको याद रखना है, इफ द बियरिंग इज नॉट सेटिस्फाई फॉर द लिंटेल इन द एस्टिमेशन इट इज यूजुअली टेकन एज। बियरिंग का मतलब ये है कि जब हम लिंटेल को लगा रहे हैं तो हम जो इस, जैसे हम इस सपोर्ट में यहाँ पर हमारा ये लिंटेल रखा हुआ है, तो कितने अंदर इस लिंटेल को रखना है ना, ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी क्या कहलाएगी, ये बियरिंग कहलाएगी, है ना। तो इफ द बियरिंग इज नॉट सेटिस्फाई, मतलब बियरिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन पे हम इसको जो रखेंगे कितना रखेंगे, है ना, तो हमको बियरिंग कितनी रखनी पड़ेगी, तो बियरिंग हम रखेंगे कितनी रखेंगे, थिकनेस ऑफ लिंटेल, जितनी भी लिंटेल की थिकनेस होगी, और 12 सेंटीमीटर से जो भी इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, बियरिंग हो जाएगी, मतलब उतना अंदर हमको दीवार में इसको दबा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लिंटेल की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यदि हम इस तरीके से यदि बात करें, ये हमारा सपोर्ट इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, तो यदि मैं बात करूँ, ये क्लियर स्पान हो जाएगा हमारा S, और ये T, तो आधा T ये आधा T ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2T, तो ये हो जाएगा हमारी लेंथ ऑफ, ये कुछ इस तरीके से यदि हम बात करें, ये वॉल की थिकनेस T है और ये थिकनेस इसकी T है, तो ये 2, या इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो स्लैब की थिकनेस है, ये जो लिंटेल की थिकनेस है, ये T है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, S + 2T। यहाँ पर S क्या है, क्लियर स्पान है, और T क्या है, हमारा थिकनेस ऑफ लिंटेल, है ना। तो इस तरीके से इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, लिंटेल की लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे टास्क वर्क या टर्नआउट वर्क, है ना, कि एक इंसान यदि वो उसी स्किल्ड लेबर है, कहने का मतलब यदि वो स्किल्ड लेबर है तो स्किल्ड लेबर एक दिन में कितना काम कर सकती है ना, उसकी क्या कैपेसिटी है दिन भर, मतलब एक दिन के काम करने की कैपेसिटी क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टास्क वर्क बोलते हैं या टर्नआउट वर्क बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, है ना, कितनी क्वांटिटी में वो अपना काम कर ले रहा है एक दिन में, है ना, स्किल्ड लेबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टास्क वर्क बोलते हैं या आउटर्न वर्क बोलते हैं एक किसी लेबर का, है ना। अब ये टेबल देख लेते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, है ना, क्योंकि सिविल इंजीनियर होने के नाते ये टेबल याद भी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है हमारे पास और ये एक साइड हमारे पास क्वांटिटी पर डे के हिसाब से बताई हुई है ना। सबसे पहले यदि हम देखते हैं ब्रिक वर्क इन लाइम, है ना, लाइम पे ब्रिक वर्क हमारा लाइम से हो रहा है या सीमेंट से हो रहा है और सीमेंट मोटार से हो रहा है, और काम कहाँ पर चल रहा है, फाउंडेशन और प्लिंथ पे, है ना, फाउंडेशन और प्लिंथ पे ब्रिक वर्क चल रहा है। तो एक इंसान जो काम करेगा एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, 1.2 मीटर क्यूब, है ना, इतना काम आसानी से कर लेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें या इतना काम करना चाहिए, है ना, ये हमारी टर्नआउट टेबल है। ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार, है ना, यहां पर मैंने बोला था फाउंडेशन एंड लाइम के लिए, फाउंडेशन और लाइम के लिए ब्रिक वर्क जो भी रहेगा वो 1.2 मीटर क्यूब का रहेगा, लेकिन यदि मैं यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ किसके लिए, तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यदि हमारी हाफ ब्रिक वॉल का काम चल रहा है, पार्टीशन वॉल का काम चल रहा है, तो एक दिन में एक इंसान के द्वारा 5 मीटर स्क्वायर का काम हो जाना चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे, है ना, एक मैसन एक दिन में 5 मीटर स्क्वायर का काम कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, है ना, मतलब हमको क्या कराना है, फाउंडेशन पर लाइम कंक्रीटिंग करानी है या फ्लोर पर लाइम कंक्रीटिंग करानी है, तो वहां पर जो हमारी कितना कितना काम हो जाएगा हमारा 8.5 मीटर क्यूब का पर मैसन पर डे के हिसाब से काम हो जाएगा। लाइम कंक्रीट इन टेरेसिंग, लाइम कंक्रीट का काम होना है टेरेस में, तो वहां पर 6 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे, है ना। सीमेंट कंक्रीट का काम जो है हमारा 5 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। आरसीसी का यदि काम रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का वर्क है तो 3 मीटर क्यूब पर डे, पर 3 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क है यदि हमारा तो 1 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। यदि पेंटिंग का काम है, पेंटिंग विथ सीमेंट और लाइम मोटार, है ना, जो पेंटिंग है हमारी किसके साथ, सीमेंट और लाइम मोटार पे, तो वो कितना पेंटिंग हो जाएगी वहां पर 10 मीटर स्क्वायर की, एक आदमी 10 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग कर देगा यदि वो सीमेंट और लाइम मोटार पे है। तो यदि हमारा 12 mm का प्लास्टर बन रहा है विथ सीमेंट मोटार या सीमेंट के साथ या लाइम मोटार के साथ, या हो सकता है सीमेंट मोटार हो या हो सकता है लाइम मोटार हो, तो 12 mm का प्लास्टर कितना बनेगा एक दिन में एक इंसान के द्वारा, तो 8 मीटर स्क्वायर पे प्लास्टरिंग जो है वो हो जानी चाहिए, है ना। व्हाइट वॉशिंग की यदि हम बात करते हैं या कलर वॉशिंग की बात करते हैं सिंगल कोट में, तो 200 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे। नेक्स्ट पेंटिंग और वार्निशिंग डोर एंड विंडो, है ना, डोर और विंडो पे हमको पेंटिंग और वार्निशिंग करानी है सिंगल कोट में, तो कितना काम होगा एक दिन में एक इंसान के द्वारा, 25 मीटर स्क्वायर का, है ना। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है यदि हमारा, जिसकी थिकनेस हमारी 2.5 mm की है, उस कंडीशन पे हमको जब सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनना है तो वहां पर कितना काम हो जाना चाहिए हमारा, 7.5 मीटर स्क्वायर पर मैसन पर डे के हिसाब से। यदि अर्थ वर्क की यदि हम बात करते हैं तो अर्थ वर्क में यदि हमारी ऑर्डिनरी सॉइल पे काम हो रहा तो 3 मीटर क्यूब का हमारा एक्सकेवेशन या फिलिंग हो जाएगी एक इंसान के द्वारा एक दिन में। हार्ड सॉइल है यदि हमारा तो 2 मीटर क्यूब की परमिशन पर डे, और यदि रॉक में एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब, जैसे धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है तो उसके हिसाब से काम भी कम होता जा रहा है। यदि सैंड फिलिंग हो रही है प्लिंथ में तो 4 मीटर क्यूब की फिलिंग हो जानी चाहिए एक पूरे दिन पे एक इंसान के द्वारा। सॉइंग वुड, यदि हम इसको वुड को काट रहे हैं, टिम्बर वाला चैप्टर मैंने बिल्डिंग मटेरियल में अच्छे से पढ़ाया है, वहां पर टाइप्स ऑफ सॉइंग भी बताई है मैंने, उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो टिम्बर से एग्जाम पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। सॉफ्टवुड है यदि, और वहां पर डिस्कस किया था सॉफ्टवुड कौन कौन सी होती हैं, हार्डवुड कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो यदि आप सॉफ्टवुड की कटिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो कटिंग होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर स्क्वायर की परमिशन पर डे, है ना। और हार्डवुड जो होगी एक इंसान के द्वारा एक दिन पे 4 मीटर स्क्वायर का हार्डवुड की सॉइंग होगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके।
अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मतलब इस पर जो टेबल्स बची हुई हैं बताने के लिए और इसके क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं अपन को, और फिर बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये चैप्टर से ये मान के चलो आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आना ही आना है, या तो यूनिट से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपसे एस्टिमेशन करा लेगा, पेंथ एरिया, क्यूबिक रेट एरिया के हिसाब से एस्टिमेशन करा लेगा। तो इसको आप समझ लें कि यदि ये कहीं पे समझ पे नहीं आ रहा है या तो कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैंने पढ़ाया, ये पूरा नोट्स है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे आपके पास टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसके सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू।